Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss class 9 biology. Chapter 4 Cells and Tissues. Now students, in today's lecture we will discuss the relationship between cell function and cell structure. Then we will discuss the cell size and surface area to volume ratio. Then passage of molecules into and out of cells, in which we will discuss the diffusion. Then we will discuss the facilitated diffusion. Then at the end we will discuss the osmosis in detail. Now students, we will discuss the relationship between cell function and cell structure. So students, the bodies of animals and plants are made of different cell types. Each type performs specific function and all coordinated functions become the life processes of organism. It means कि एनिमल्स एंड प्लांट्स की जो बॉडीज़ होती हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनती हैं, और हर सेल जो होता है बॉडी के अंदर वो क्या करता है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है. अब ये जो फंक्शंस होते हैं, कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस जो होते हैं, देन ये आपके ऑर्गेनिज्म के लाइफ प्रोसेसेस बनाते हैं. लाइक जितने भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो मूवमेंट है, चाहे वो डाइजेशन का प्रोसेस है, चाहे वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, या कोई भी प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है ऑर्गेनिज्म का, वो इस कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस की वजह से परफॉर्म होता है, जिसमें आपके सारे जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो एक साथ वर्क करते हैं. देन स्टूडेंट्स, अगर मैं ये डिस्कस करूँ कि ह्यूमन बॉडी इज़ मेड ऑफ अबाउट 200 टाइप्स ऑफ सेल्स. इट मीन्स कि जो ह्यूमन बींग्स की बॉडी होती है उसमें जो टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं वो तकरीबन 200 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द relationship between cell function and cell structure in detail. So students, cells of one type may differ from those of other types in the following respects. It means कि जो cells होते हैं वो एक दूसरे से अपनी size and shape की बेस पे वेरी करते हैं. Then उनका surface area कितना है उसकी बेस पे दूसरे सेल से इनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. वो हमने आगे डिटेल में डिस्कस करने हैं. लाइक जैसे जैसे सेल का स्ट्रक्चर होता है उसके ही अकॉर्डिंग उसका क्या होता है, फंक्शन होता है. सो स्टूडेंट्स, लाइक साइज एंड शेप, इट मीन्स के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, अब ये क्या होते हैं, ये राउंड होते हैं. अब ये राउंड क्यों होते हैं, ताकि ये जो ग्लोबुलर हेमोग्लोबिन प्रोटीन होती है रेड ब्लड सेल्स के अंदर, जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करती है, सो ये हेमोग्लोबिन को अकोमोडेट करने के लिए कि उनके अंदर हेमोग्लोबिन क्या हो सके, वो उसको क्या कर सके, अकोमोडेट कर सके, प्लेस प्रोवाइड कर सके. सो दैट्स वाई रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, राउंड होते हैं. देन अगर हम नर्व सेल्स देखें तो नर्व सेल्स क्या होते हैं, ये लॉन्ग होते हैं. इनकी लेंथ क्या होती है, लॉन्ग होती है. वाई ये लॉन्ग इस वजह से होते हैं ताकि ये नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट कर सके फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, मैसेजेस कन्वे कर सकें बॉडी में. देन जाइलम सेल्स जो होते हैं ये ट्यूब लाइक होते हैं. अब ये ट्यूब लाइक होते हैं, इसके अलावा इनकी क्या होती है, दे हैव थिक वॉल्स फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड स्पोर्ट. इसके अलावा इनकी थिक वॉल होती है ताकि वो वाटर की कंडक्शन कर सकें और क्या प्रोवाइड कर सकें, स्पोर्ट प्रोवाइड कर सकें. सो स्टूडेंट्स, इट मीन्स कि जो एक सेल है दूसरे सेल से साइज एंड शेप की बेस पे क्या करता है, वेरी करता है. सो स्टूडेंट्स, जिस तरह का सेल का स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग ही उसका क्या होता है, फंक्शन होता है. Relationship between cell function and cell structure. Okay students, now we will discuss the remaining part of this topic. So students, अब जो सेल्स होते हैं वो दूसरे सेल से सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो की बेस पे भी वेरी करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, इन केस रूट हेयर सेल्स, अभी जो रूट हेयर्स होती हैं जो कि रूट्स के ऊपर होती हैं, देन ये क्या करते हैं, रूट का सरफेस एरिया क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं.
सो स्टूडेंट्स, ये जो रूट हेड सेल्स होते हैं इनका लार्ज सरफेस एरिया होता है. सो स्टूडेंट्स, जितनी ज़्यादा स्मॉलेस्ट चीज़ होती है उतना ही उसका क्या होता है, लार्ज सरफेस एरिया होता है. अब जितना ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया होगा रूट हेड्स का, उतनी ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगी वाटर की एंड सॉल्ट्स की फ्रॉम सॉइल. देन स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट फीचर है जिसकी बेस पे आप सेल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो वो प्रेजेंस है या एब्सेंस है ऑर्गेनेलिस की. अब स्टूडेंट्स, like cells involved in making secretion have more complex ER and Golgi apparatus. It means कि ऐसे cells जो कि जिनका फंक्शन क्या होता है, सिक्रीशन बनाने का फंक्शन होता है, तो उनके अंदर क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे और गोल्जी apparatus होगा. देन ऐसे cells which are involved in photosynthesis and have chloroplast. It means कि ऐसे सेल्स जो कि photosynthesis में इन्वॉल्व हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा. इट मीन्स कि जैसे जैसे आपके सेल का स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग ही उसका फंक्शन होगा, और जो सेल स्ट्रक्चर होते हैं वो वेरी करते हैं फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल. Relationship between cell function and cell structure. Now we will discuss the remaining part of this topic. So students, individual cells contribute in the functioning of the whole body. It means कि individual cells जो होते हैं आपकी बॉडी के अंदर वो पूरी बॉडी का फंक्शन परफॉर्म करने में क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं वो हमने एक्सप्लेन करनी है. इट कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ द सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी. इट मीन्स कि ये जो सेल्स होते हैं इंडिविजुअल सेल्स, ये किस तरह आपकी पूरी बॉडी का फंक्शन परफॉर्म करने में कंट्रीब्यूशन करते हैं वो हमने एग्जांपल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करनी है. लाइक ये जो नर्व सेल्स हैं, नर्व सेल्स कंडक्ट नर्व इम्पल्स एंड थस कंट्रीब्यूट इन कोऑर्डिनेशन इन बॉडी. इट मीन्स के जो नर्व सेल्स न्यूरॉन्स होते हैं जो कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स कंडक्ट करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं मैसेजेस को. तो देन आपकी जो बॉडी है उसमें क्या होती है, कोऑर्डिनेशन होती है, आपकी बॉडी के पार्ट्स एक साथ वर्क करते हैं. देन स्टूडेंट्स, ये जो मसल सेल्स होते हैं, मसल सेल्स अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन एंड शेयर देयर रोल इन मूवमेंट्स इन बॉडी. अभी जो मसल सेल्स होते हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो देन ये जो आपकी बॉडी की मूवमेंट्स होती है इसमें क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं. देन स्टूडेंट्स, रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन एंड वाइट ब्लड सेल्स किल फॉरेन मटेरियल्स एंड सो कंट्रीब्यूट इन द रोल्स ऑफ ब्लड इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिफेंस. इट मीन्स कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं क्योंकि इनके अंदर हेमोग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करती हैं, और देन ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प आउट करते हैं बॉडी के अंदर. देन ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ब्लड के अंदर, ये क्या करते हैं, ये आपके जो फॉरेन मटीरियल होता है आपकी बॉडी के अंदर जो एंटर होता है, हार्मफुल जो मटीरियल होता है उसको क्या करते हैं, किल करते हैं वाइट ब्लड सेल्स. सो स्टूडेंट्स, ये आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं और वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ब्लड के अंदर, ये आपके ट्रांसपोर्टेशन में, मीन्स के जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में और जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो डिफेंस सिस्टम में क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं. मीन्स कि आपकी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं वाइट ब्लड सेल्स. देन some skin cells act as a physical barrier against foreign materials. इट मीन्स कि जो आपकी स्किन होती है इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो एज अ फिजिकल बैरियर एक्ट करते हैं. इट मीन्स कि जो आपकी स्किन की लेयर होती है सेल्स से मिलकर बनती है, ये आपको प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट फॉरेन मटेरियल से. देन सम एक्ट एज रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर, टच, पेन एक्सेट्रा. और कुछ आपके जो स्किन के अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं टेम्परेचर को, टच को और पेन को. देन स्टूडेंट्स, the cells of bone deposit calcium in their extracellular space to make the bone tough and thus contribute to the supporting role of bones. It means कि जो आपके cells होते हैं bone के वो क्या करते हैं, वो कैल्शियम को डिपॉजिट करते हैं, देन स्टोर करते हैं वो कैल्शियम को इन देयर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस. एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस क्या होती है, मीन्स कि अगर सेल है, सेल की जो आउटसाइड स्पेस होती है उसके अंदर ये जो सेल्स होते हैं बोन के वो क्या करते हैं, डिपॉजिट कैल्शियम को डिपॉजिट करते हैं ताकि जो आपकी बोन्स हैं वो क्या हो जाएं, वो स्ट्रॉन्ग हो और टफ हो. देन स्टूडेंट्स, इसकी वजह से जो बोन सेल्स हैं वो आपका सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहे हैं बोन्स के लिए, मीन्स के बोन्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं बोन सेल्स. So students, this is the information regarding the relationship between cell function and cell structure.
cells as an open system. So students, अब हमने ये डिस्कस करनी है कि सेल जो है वो एज अ ओपन सिस्टम कैसे एक्ट करते हैं. लाइक अ सेल वर्क्स एज एन ओपन सिस्टम. इट मीन्स के जो ओपन सिस्टम होता है वो बेसिकली क्या करता है, वो मटेरियल्स को, मैटर को इनसाइड एंड आउटसाइड, इट मीन्स के वो सराउंडिंग इन्वायरमेंट से जो मटेरियल होता है वो इनसाइड एंड आउटसाइड मूव करता रहता है इन ओपन सिस्टम. सो सेल भी ओपन सिस्टम की तरह ही वर्क करते हैं. लाइक इट टेक्स इन सब्सटेंसेस नीडेड फॉर इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन. अब सेल के आउटर साइड पे जो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वहाँ से जो मटेरियल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, वो इनसाइड मूव करते हैं ताकि जो सेल हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ क्या कर सके, परफॉर्म कर सके इनसाइड, जो कि ब्रेक डाउन या सिंथेसिस की एक्टिविटीज़ हैं मटेरियल्स की. देन इट परफॉर्म्स द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस असाइंड टू इट. देन क्या करते हैं, आपका जो सेल है जो मटेरियल्स को इनसाइड लेके जाता है, जो सब्सटेंसेस को इनसाइड मूव करवाता है, तो देन ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर एंटर होने के बाद ये क्या करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं जो कि इनको असाइन किए होते हैं. देन प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन मेटाबॉलिज्म. इट मीन्स के जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं इनसाइड दी सेल, मेटाबॉलिज्म जो होता है जिसमें आपकी प्रोडक्ट बनते भी हैं और बाय प्रोडक्ट भी बनते हैं, जो सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है वो बनते हैं आपके एट द एंड ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस. देन सेल ईदर यूटिलाइजेस द प्रोडक्ट्स और ट्रांसपोर्ट्स देम टू द अदर सेल्स. इट मीन्स के सेल्स जो होते हैं ये प्रोडक्ट्स को या तो यूटिलाइज कर देते हैं या तो जो दूसरे सेल्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं. लाइक जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं they are either stored or are excreted out of these cells. अभी जो बाय प्रोडक्ट्स हैं या तो सेल्स इनको स्टोर कर देते हैं या तो आउटसाइड इन्वायरमेंट में रिमूव कर देते हैं. इट मीन्स कि अगर मैं समराइज करूँ तो सेल जो है वो एज अ ओपन सिस्टम के तौर पे एक्ट करता है. इट मीन्स के जिसमें जो ऐसा सिस्टम है जो कि सब्सटेंसेस को अलाउ करता है कि वो आउटसाइड इन्वायरमेंट से इनसाइड इन्वायरमेंट मूव करें और इनसाइड से आउटसाइड मूव करें. Now, students, we will discuss the cell size and surface area to volume ratio. So, students, cells vary greatly in size. It means कि जो cells होते हैं उनका size vary करता है from one cell to another cell, cell to cell ये vary करता है, changes आते हैं. Then, students, जो smallest cells होते हैं वो कौन से हैं, like the smallest cells are bacteria called mycoplasmas. अभी जो smallest cells होते हैं ये बैक्टीरिया का साइज होता है. अब उनको हम क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मास कहते हैं. अब इनका डायमीटर कितना होता है, इनका डायमीटर होता है बिटवीन 0.1 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर. ये स्मॉलेस्ट सेल्स जो बैक्टीरिया होते हैं उनका डायमीटर है 0.1 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर. देन स्टूडेंट्स, जो बल्किएस्ट सेल्स होते हैं, हैवीएस्ट सेल्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, द बल्किएस्ट सेल्स आर बर्ड एग्स. अभी जो बर्ड एग्स होते हैं ये बल्किएस्ट सेल्स होते हैं, हैवीएस्ट सेल्स होते हैं. लाइक ऑस्ट्रिच का जो एग है, कभी आपने ऑब्जर्व किया हो, ये हैवीएस्ट सेल होता है बर्ड एग का. देन स्टूडेंट्स, लॉन्गेस्ट सेल्स कौन से होते हैं वो हमने डिस्कस करने हैं. लाइक द लॉन्गेस्ट सेल्स आर सम मसल सेल्स एंड नर्व सेल्स. मोस्ट सेल्स लाई बिटवीन दीज एक्सट्रीम्स. इट मीन्स कि जो लॉन्गेस्ट सेल्स हैं वो आपके मसल सेल्स होते हैं और नर्व सेल्स होते हैं, और बहुत से सेल्स होते हैं जो कि इन सेल्स के बिटवीन, मीन्स के इन सेल्स के बिटवीन उनका क्या होता है, उनका डायमीटर होता है, उनकी लेंथ होती है. Now, students, we will discuss the remaining part of the cell size and surface area to volume ratio. So, students, cell size and shape are related to cell function. It means कि जैसे सेल का साइज होता है, शेप होते हैं, वैसे ही उसका क्या होगा, फंक्शन होगा, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है. लाइक स्टूडेंट्स, बर्ड एग्स जो होते हैं ये बल्की होते हैं बिकॉज दे कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर डेवलपिंग यंग. इट मीन्स कि जो बर्ड एग्स होते हैं ये बल्की क्यों होते हैं, हैवियर क्यों होते हैं, बिकॉज इनके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि उनके यंग वन जो डेवलप हो रहे होते हैं एग्स के अंदर उसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं. सो दैट्स वाई दे आर बल्की. देन स्टूडेंट्स,
long muscle cells are efficient in pulling different body parts together. अब ये जो long muscle cells होते हैं, ये जब contract करते हैं तो ये जो different body parts होते हैं उनको pull करने में क्या करते हैं, help out करते हैं. Then lengthy nerve cells can transmit messages between डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इट मीन्स के जो नर्व सेल्स होते हैं जितने ज़्यादा लेंथी होंगे उतना बेटर जो है वो मैसेजेस कन्वे करेंगे आपकी पूरी बॉडी पार्ट्स में, जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं. इट मीन्स के जैसे जैसे सेल की साइज़ है और उसका शेप है वैसे वैसे ही उसका क्या है, उसका फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग. देन स्टूडेंट्स, on the other hand, small cell size also has many benefits. Like अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, for example, red blood cells are only 8 micrometer in diameter and therefore can move through our tiniest blood vessels, that is capillaries. It means कि जो आपकी सबसे ज़्यादा thin blood vessels होती हैं जो कि blood को कैरी करती हैं वो हैं capillaries. ये एक्सट्रीमली टाइनियस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड को कैरी करती हैं. सो स्टूडेंट्स, अभी जो ब्लड वेसल कैपिलरी है अभी टाइनियस्ट होती है. अब जब रेड ब्लड सेल्स का जो साइज़ है वो 8 माइक्रोमीटर तक होगा तो वो क्या करेगा, वो आपका इजीली कैपिलरी में से पास कर सकेगा. सो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे सेल का साइज़ होता है और शेप होती है वैसे वैसे उसका फंक्शन है और इनके बेनिफिट्स भी उसके अकॉर्डिंग होते हैं. Cell size and surface area to volume ratio. Now students, we will discuss the remaining part of this topic. So students, most cells are small in size, means के जो mostly cells होते हैं उनका size small होता है. In relation of their volumes, large जो cells होते हैं they have less surface area as compared to the small cells. अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो जो लार्ज सेल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया कम होता है एज कम्पेयर टू द स्मॉल सेल्स. अब स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेशंस करनी है वॉल्यूम की, लाइक हमने स्मॉल सेल का वॉल्यूम देखना है, लार्ज सेल का वॉल्यूम देखना है. देन हमने जो सरफेस एरिया है वो लार्ज सेल और स्मॉल सेल्स के लिए क्या करना है, काउंट करना है, उसकी कैलकुलेशंस करनी है. सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इन द फिगर कि अगर आपने फर्स्टली वॉल्यूम की कैलकुलेशंस करनी है तो देन स्टूडेंट्स आपका जो वॉल्यूम है उसका फार्मूला क्या है, इट मीन्स कि आपका वॉल्यूम लेंथ, विड्थ और हाइट के इक्वल होता है. देन स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो एक लार्ज सेल जो है उसमें आपकी जो लेंथ है वो भी 30 माइक्रोमीटर है, जो हाइट है वो भी 30 माइक्रोमीटर है और जो विड्थ है वो भी 30 माइक्रोमीटर है. देन स्टूडेंट्स, ये अगर हम देखें कि 27 जो स्मॉल सेल्स हैं एक क्यूब के अंदर, इसमें एक सेल का अगर हम वॉल्यूम देखें तो इसकी हाइट जो है वो भी 10 माइक्रोमीटर है, लेंथ भी 10 माइक्रोमीटर है और विड्थ भी 10 माइक्रोमीटर है. देन स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि एक लार्ज सेल और 20 स्मॉल सेल्स जो होते हैं, 27 स्मॉल सेल्स जो होते हैं, इनका अगर हम देखें वॉल्यूम तो ये इक्वल होता है. लाइक इट मीन्स के अगर हम वॉल्यूम का फार्मूला अप्लाई करते हैं दोनों में, तो अगर एक लार्ज सेल का अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी लेंथ भी 30 माइक्रोमीटर होगी, हाइट भी 30 माइक्रोमीटर होगी, विड्थ भी 30 माइक्रोमीटर होगी. आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देन आपके पास आंसर क्या आएगा, 27,000 क्यूबिक माइक्रोमीटर, जो कि आपका वॉल्यूम है एक लार्ज सेल का और 27 जो स्मॉल सेल्स हैं उनका वॉल्यूम भी सेम है. बट स्टूडेंट्स, इन कंट्रास्ट टू द टोटल वॉल्यूम, द टोटल सरफेस एरियाज आर वेरी डिफरेंट बिकॉज अ क्यूबिकल शेप हैज 6 साइड्स, इट्स सरफेस एरिया इज 6 टाइम्स द एरिया ऑफ वन साइड. इट मीन्स के वॉल्यूम के कंट्रास्ट में अगर हम सरफेस एरिया देखें तो एक लार्ज सेल और 27 स्मॉल सेल्स का सरफेस एरिया डिफरेंट होता है क्योंकि आपकी जो एक क्यूब शेप होती है उसकी 6 साइड्स होती हैं. लाइक एज यू कैन सी इन द फिगर कि आपकी एक वन ये साइड है, सेकंड ये साइड है और थर्ड ये साइड है. सेम आपकी जो बिलो है यहाँ पे क्यूब के नीचे भी एक साइड होती है जो कि फोर्थ है, देन यहाँ पे एक साइड होती है फिफ्थ साइड और देन इसकी बैक साइड पे भी एक साइड, एक फेस प्रेजेंट होता है. इट मीन्स के टोटल आपकी क्यूब की 6 साइड्स होती हैं. देन स्टूडेंट्स, सिर्फ सरफेस एरिया है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला है लेंथ, मीन्स के सरफेस एरिया आपके लेंथ और विड्थ के इक्वल होती है. देन स्टूडेंट्स अगर हम सरफेस एरिया देखें एक लार्ज क्यूब का
तो देन हम आपके पास जो लेंथ है एक लार्ज क्यूब की वो भी 30 माइक्रोमीटर है, उसकी विड्थ भी 30 माइक्रोमीटर है। देन आपने इसको मल्टीप्लाई करना है और देन आपका क्योंकि एक क्यूब की 6 साइड्स होती हैं तो देन आपने इसको क्या कर देना है 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। देन आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा 5400 स्क्वायर माइक्रोमीटर। देन अगर हम सरफेस एरिया देखें एक स्मॉल क्यूब का, तो देन आपके पास जो सरफेस एरिया एक स्मॉल क्यूब का वो क्या है, वो उसकी लेंथ 10 माइक्रोमीटर है और उसकी विड्थ भी 10 माइक्रोमीटर है। देन सेम स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसको आपने 6 साइड से, क्योंकि एक क्यूब की 6 साइड्स होती हैं, उसके साथ आपने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। देन आपके पास आंसर आएगा 600 स्क्वायर माइक्रोमीटर। देन अगर हम 27 स्मॉल क्यूब्स को देखें तो देन आपने ये जो आंसर है 600 स्क्वायर माइक्रोमीटर, इसको मल्टीप्लाई कर देना 27 से। देन आपके पास 27 स्मॉल क्यूब्स का सरफेस एरिया आ जाएगा जो कि होगा 16,200 स्क्वायर माइक्रोमीटर के इक्वल। इट मीन्स कि अगर आप देखें कि एक लार्ज सेल का सरफेस एरिया 5400 स्क्वायर माइक्रोमीटर है और 27 जो स्मॉल सेल्स हैं क्यूब में उसका सरफेस एरिया कितना है, वो है 16,200 स्क्वायर माइक्रोमीटर, विच इज़ वेरी हाई। Cell size and surface area to volume ratio. Now we will discuss its remaining points. So students, need of nutrients and rate of waste production are directly proportional to cell volume. It means कि जितना ज़्यादा सेल का वॉल्यूम होता है उतनी ज़्यादा उसमें वेस्ट प्रोडक्शन का रेट और जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है। सो स्टूडेंट, सेल टेक्स अप न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सक्रीट्स वेस्ट थ्रू इट्स सरफेस सेल मेम्ब्रेन। इट मीन्स कि जो सेल होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, वो आउटसाइड इन्वायरमेंट से इनसाइड इन्वायरमेंट में मूव करवाते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो इनसाइड से आउटसाइड मूव करवाते हैं थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सो अ लार्ज वॉल्यूम सेल डिमांड्स लार्ज सरफेस एरिया। अब ये जो लार्ज वॉल्यूम सेल होते हैं क्योंकि उसमें वेस्ट की प्रोडक्शन और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो इट मीन्स कि उसको लार्ज सरफेस एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि उसका लार्ज सरफेस एरिया नहीं होता जिसकी वजह से इसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, a large cell has a much smaller surface area relative to its volume than smaller cells have. अब जो large cells होते हैं उनके वॉल्यूम के मुताबिक उनका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत कम होता है, वाइल जो स्मॉलर सेल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। सो स्टूडेंट्स, hence we conclude that the membranes of small cells can serve their volumes more easily than the membrane of our large cells. अब हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो मेम्ब्रेन्स होती हैं स्मॉल सेल्स की वो क्या करती हैं, वो इजीली जो उनका वॉल्यूम होता है उसको मैनेज कर लेती हैं। लाइक उनको इतनी वॉल्यूम की रिगार्डिंग इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ती जितनी कि एक लार्ज सेल्स को करना पड़ती हैं। सो ये जो फंक्शन होते हैं एक्सक्रीशन और मीन्स के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है और जो न्यूट्रिएंट्स को इनसाइड मूव करवाने का प्रोसेस होता है उसको मोस्टली इजीली स्मॉल सेल्स कर सकते हैं। Passage of molecules into and out of cells. Now students, we will discuss it in detail. We know that cell membranes act as barriers to most but not all molecules. That is why cell membranes are also called semi-permeable membranes. It means ये जो cell membrane होती हैं वो as a barrier act करती हैं mostly molecules के लिए, लेकिन कुछ molecules को allow करती हैं कि वो inside या outside move करें। इसी वजह से हम cell membrane को क्या कहते हैं, semi-permeable membrane कहते हैं। Then students, cell membranes maintain equilibrium inside cell as well as
outside by exchanging matter with cell's environment according to needs. It means कि जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं ये आपके सेल का इनसाइड का जो इन्वायरमेंट होता है उसको भी मेंटेन करती हैं, इसके अलावा जो आउटसाइड वाला इन्वायरमेंट होता है उसको भी मेंटेन करती हैं। मीन्स के जो सेल्स होते हैं वो आउटसाइड क्या करते हैं, मैटर एक्सचेंज करते हैं आउटसाइड इन्वायरमेंट में अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। इट मीन्स कि अपनी नीड के अकॉर्डिंग ये आउटसाइड इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, सब्सटेंसेस को एक्सचेंज करते हैं। देन स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन्स डू इट थ्रू द फिनोमेना। इट मीन्स के आपके जो इनसाइड या आउटसाइड इन्वायरमेंट में जो सब्सटेंसेस मूव कर रहे हैं वो डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू हो रहे हैं, डिफरेंट फिनोमेना के थ्रू हो रहे हैं। अब वो कौन से हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। लाइक वो कौन से हैं, फर्स्ट वन इसमें डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, देन ऑस्मोसिस है, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ये डिफरेंट फिनोमेना हैं जिनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे लेटर ऑन, जिसके थ्रू आपके जो सेल होता है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो उसके थ्रू ये प्रोसेसेस होते हैं। तो देन आपका जो मटेरियल होता है, सब्सटेंस होते हैं, वो इनसाइड या आउटसाइड इन्वायरमेंट में मूव करते हैं। Now students, we will discuss the diffusion process in detail. So students, अगर हम इसकी definition देखें तो definition में क्या है, like diffusion is the movement of molecules from an area of higher concentration to the area of lower concentration, that is along concentration gradient. It means कि diffusion process में जो molecules होते हैं वो higher concentration से lower concentration की तरफ move करते हैं। It means कि molecules जहाँ पे उनकी ज़्यादा amount होती है वहाँ से move करके जहाँ पे उनकी कम amount होती है वहाँ पे इनकी movement show होती है। As you can see in the diagram कि आप ये मॉलिक्यूल्स देख रहे हो कि ये जो इनसाइड सेल हैं मॉलिक्यूल क्या है, ज़्यादा अमाउंट में है एज़ कम्पेयर टू द आउटसाइड। सो स्टूडेंट्स, आपके डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होंगे, ये मॉलिक्यूल्स आउटसाइड इन्वायरमेंट में मूव करेंगे जहाँ पे इनकी लेस अमाउंट है। मीन्स के जो आपके इनसाइड मॉलिक्यूल हैं वो हायर कंसनट्रेशन से आउटसाइड इन्वायरमेंट में मूव कर रहे हैं जहाँ पे इनकी लो कंसंट्रेशन है, लेस अमाउंट है। डिफ्यूजन। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिफ्यूजन इन डिटेल। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो क्या है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस आर इन मोशन व्हेन दैट सब्सटेंस इज अबव 0 डिग्रीज Kelvin और -273 डिग्रीज सेंटीग्रेड। इट मीन्स के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे वो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं या गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। अगर सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो अबव 0 डिग्री केल्विन है या -273 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव है तो इन सब्सटेंसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। देन स्टूडेंट्स, इन अ सब्सटेंस मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ऑल्दो देयर आर सम दैट मूव फ्रॉम लो टू हाई। इट मीन्स के जो मोस्टली मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मूवमेंट हाई टू लो होती है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लो से हाई की तरफ भी मूव करते हैं। So students, the overall movement is thus from high to low concentration. Eventually the molecules reach a state of equilibrium where they are distributed equally throughout the area. It means के जो आपकी diffusion process है उसमें जो overall movement होती है वो high से low concentration की तरफ होती है। At the end जो होता है until unless, जब तक आपका बैलेंस नहीं हो जाता दोनों कंसंट्रेशन में, ये मूवमेंट्स होती रहती हैं until एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आती है जहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो दोनों एरिया में क्या हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। Diffusion. Now students, we will discuss the examples of the diffusions. Like students, diffusion is one principal method of movement of substances within cells as well as across cell membrane. अब students, ये जो diffusion process है इससे क्या होता है, बेसिकली जो substances हैं उनकी movement होती है cells के अंदर भी ड्यू टू दी
सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जो मूवमेंट्स होती है सब्सटेंसेस की, वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होती है. देन लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, ये क्या करते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. नाउ स्टूडेंट्स, गैस एक्सचेंज इन गिल्स एंड लंग्स अकर्स बाय दिस प्रोसेस. अभी जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है गिल्स के थ्रू, और लंग्स में जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो किसके थ्रू होता है, वो भी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है. एज यू कैन सी इन दी फिगर कि ये लंग्स हैं. अब लंग्स में जो बेसिक फंक्शनल यूनिट होते हैं वो एल्वेलाई होते हैं. अब ये जो एल्वेलाई होते हैं ये लंग्स का फंक्शनल यूनिट है जहाँ पे गैस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है. अब ये जो एल्वेलाई में आप देख रहे हो कि इसके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, जो कि टाइनीस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, ब्लड को कैरी करती हैं. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं ये एक्सट्रीमली थिन होती हैं. इनकी जो आउटर लेयर होती है मेम्ब्रेन एक्सट्रीमली थिन होती है. अब ये जो ब्लड कैपिलरीज है यहाँ से जो गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं वो एल्वेलाई से वो किस प्रोसेस के थ्रू हो रही हैं, वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हो रही हैं. देन यहाँ पे जो गिल्स दिखाए हुए हैं फिश के, ये गिल्स में भी जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है वो किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है. यहाँ पे एलैबोरेट स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है गिल का. यहाँ पे जो गिल फिलामेंट्स दिखाए हुए हैं इनके भी सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती हैं. लाइक एज यू कैन सी इन द फिगर कि जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं ये क्या करती हैं, यहाँ से और जो गिल्स होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है बिटवीन दी वाटर एंड दी ब्लड इन दी गिल्स. गिल्स के अंदर जो ब्लड होता है और जो वाटर प्रेजेंट होता है वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस भी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है. क्योंकि गिल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, गिल्स के अंदर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जो कि एक्सट्रीमली थिन होती हैं, जो कि गैसेस एक्सचेंज करती हैं डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू बिटवीन वाटर एंड ब्लड. Now we will discuss the next example of the diffusion. Like students, movement of glucose molecules from small intestine lumen into the blood capillaries of villi is another example of diffusion. अभी जो ग्लूकोज की मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है इंटेस्टाइन के ल्यूमेन से, जो कि ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं विलाई में, वो भी एग्जाम्पल किसकी है, डिफ्यूजन की एग्जाम्पल है. अब इसको हम एग्जाम्पल को डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं. लाइक स्टूडेंट्स, ये इंटेस्टाइन है. इंटेस्टाइन में जो सेंट्रल में ये होल प्रेजेंट है इसको ल्यूमेन कहते हैं. अब स्टूडेंट्स अगर हम इसका एलैबोरेट स्ट्रक्चर देखें डिटेल में, तो ये जो इंटेस्टाइन की वॉल होती है उसको अगर हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करें तो देन उसमें स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं. मीन्स के छोटी छोटी सी प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं हेयर लाइक, जिनको हम विलाई कहते हैं. अब ये विलाई है, ये विलाई का स्ट्रक्चर है. सिंगल वीलस हम इसके लिए यूटिलाइज करते हैं. अगर हम वीलस का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें क्या प्रेजेंट होती हैं, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं. अब स्टूडेंट्स ये ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल होते हैं ल्यूमेन में, स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो ल्यूमेन से कहाँ पे जाते हैं, वो ब्लड कैपिलरीज में जाते हैं जो कि विलाई की ब्लड कैपिलरीज हैं, और वहाँ पे ये एक्सचेंज होते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिफ्यूजन प्रोसेस. नाउ स्टूडेंट्स, बिकॉज अ सेल डजंट एक्सपेंड एनर्जी व्हेन मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज across its membrane, the diffusion is a type of पैसिव ट्रांसपोर्ट. स्टूडेंट्स, अभी जो सेल होता है ये एनर्जी यूटिलाइज नहीं करता जब मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज़ करते हैं मेम्ब्रेन से. सो दैट्स वाई वो सेट के जो डिफ्यूजन है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि इसमें एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती जब मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिफ्यूजन प्रोसेस. Facilitated diffusion. Now students, we will discuss the facilitated diffusion in detail. So students, many molecules do not diffuse freely across cell membranes because of their size or charge. Such molecules are taken into or out of cells with the help of transport proteins present in
सेल मेम्ब्रेन। सो स्टूडेंट्स, बहुत से मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते क्योंकि उनका साइज़ लार्ज होता है या चार्ज की प्रेजेंस की वजह से वो मॉलिक्यूल्स को क्रॉस नहीं कर पाते। सो स्टूडेंट्स, ऐसे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इनसाइड या आउटसाइड जो सेल है उसमें मूवमेंट किसके थ्रू करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के थ्रू करते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। देन स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो व्हेन अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मूव्स अ सब्सटेंस फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन द प्रोसेस इज कॉल्ड द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन में वो सब्सटेंस को हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करवाए तो ऐसे प्रोसेस को हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू होती है। एज यू कैन सी इन दी डायग्राम, ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इसमें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट है। अब स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो कि जो इनसाइड है ये मॉलिक्यूल्स की हायर कंसंट्रेशन है एज कम्पेयर टू द आउटसाइड सेल। सो स्टूडेंट्स, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इनसाइड से आउटसाइड किसके थ्रू मूव करेंगे, वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू आउटसाइड क्या करेंगे, मूव करेंगे। क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू क्यों मूव करते हैं, क्योंकि इनके साइज़ या तो लार्ज होता है या तो इनमें चार्ज की प्रेजेंस की वजह से वो क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते। सो दैट्स वाई वो क्या यूटिलाइज़ करेंगे, वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को यूटिलाइज़ करेंगे ताकि वो इनसाइड या आउटसाइड एनवायरनमेंट में क्या कर सके, मूव कर सके। देन स्टूडेंट्स, अगर हम इसका कंपैरिजन करें डिफ्यूजन प्रोसेस के साथ तो डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू नहीं होता है। इसमें कोई भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या होती है, यूटिलाइज नहीं होती। Now, students, we will discuss the remaining point of the facilitated diffusion. So, students, the rate of facilitated diffusion is higher than simple diffusion. अभी जो rate होती है, speed होती है facilitated diffusion process की, वो high होती है as compared to the simple diffusion. Facilitated diffusion is also a type of passive transport because there is no expenditure of energy in this process. Just like simple diffusion, facilitated diffusion भी passive transport की type है क्योंकि इसमें कोई भी एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती इस प्रोसेस में। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। Osmosis. Now students, we will discuss the osmosis process in detail. So students, the osmosis की definition क्या है वो हमने discuss करनी है। Like students, osmosis is the movement of water across a semi-permeable membrane from a solution of lesser solute concentration to a solution of higher solute concentration. It means कि osmosis process में water की movement होती है, just water की जो movement होती है across semi-permeable membrane, जिसमें जो water है वो लेसर सल्यूट कंसंट्रेशन मींस के जहाँ पे सल्यूट की कंसंट्रेशन लेस होगी बट वाटर की अमाउंट ज़्यादा होगी, वहाँ से हायर सल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा जहाँ पे सल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होगी और वाटर की अमाउंट कम होगी। सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। देन स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इन दी फिगर कि फॉर एग्जांपल ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है जिसमें जो सल्यूट है उसकी अमाउंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी वाटर, जिसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। देन ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है जिसमें आपके वाटर की अमाउंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी सल्यूट लेस है, सो इसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। अब स्टूडेंट, सेंटर में क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब आप देख रहे हैं फिगर में कि यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो लेसर सल्यूट कंसंट्रेशन से, जो कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, डाइल्यूट है, वहाँ से कहाँ पे मूव कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ उनकी मूवमेंट हो रही है अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो स्टूडेंट्स, ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये देखें, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। देन स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ये मूवमेंट अनटिल अनलेस तब तक होती रहती है जब तक आपके वाटर की जो अमाउंट होती है वो दोनों साइड्स पे क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए, एज यू कैन सी इन द फिगर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द प्रोसेस ऑफ द ऑस्मोसिस विच अकर्स थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जब आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है फ्रॉम लेस सल्यूट कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द हायर सल्यूट कंसंट्रेशन।
osmosis. Now students, we will discuss the remaining points of the osmosis process. So students, the rules of osmosis can be best understood through the concept of tonicity. अभी जो osmosis process का concept है उसको हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ टोनेसिटी. अभी टोनेसिटी क्या है, क्वेश्चन अराइज होता है. अब टोनेसिटी क्या होते हैं, लाइक द टर्म टोनेसिटी रेफर्स टू द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन द सॉल्यूशंस बीइंग कंपेयर्ड. इट मींस के ऐसे सॉल्यूशन जिनका आप कंपैरिजन कर रहे हो उनमें जो रिलेटिव कंसंट्रेशन होती है, अमाउंट होती है सॉल्यूट की. सॉल्यूट क्या होता है, बेसिकली ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि लिक्विड के अंदर क्या होता है, डिसॉल्व होता है, उसको हम सॉल्यूट कहते हैं. अब स्टूडेंट्स, ये जो सॉल्यूट है इसकी जो अमाउंट होती है सॉल्यूशंस के अंदर जिनको आप कंपेयर कर रहे हो उसको हम क्या कहते हैं, टोनेसिटी कहते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, ये हाइपरटोनिक टर्म क्या है, अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हैज़ रिलेटिवली मोर सॉल्यूट. अब ये जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है इसके अंदर बाकी जो सॉल्यूशंस हैं उनके कंपैरिजन में क्या होती है, सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होती है. देन स्टूडेंट्स, ये जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की अमाउंट होती है वो क्या होती है, लेस होती है. देन ये जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैज़ इक्वल कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूट. अभी जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं इनमें जो होती है इक्वल कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूट की, ना तो वो लेस होते हैं ना तो वो हाई होती है. उनमें वाटर और जो सॉल्यूट की अमाउंट होती है वो क्या होती है, बैलेंस होती है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑस्मोसिस. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द एमसीक्यूज फ्रॉम टुडेज लेक्चर. आपको एमसीक्यूज किस फॉर्म में आ सकते हैं, लाइक स्टूडेंट्स, mycoplasmas are with diameter between, options are A option 0.1 micrometer to 1.0 micrometer, B option 1.0 micrometer to 2.0 micrometer, और C option 2.0 micrometer to 3.0 micrometer, और D option 3.0 micrometer to 4.0 micrometer. So the correct answer is A option 0.1 micrometer to 1.0 micrometer, जो कि डायमीटर होता है माइकोप्लाज्मास का. Now students, we will discuss the next MCQ from today's lecture. So the next MCQ is, the bulkiest cells are, options are A option muscle cell, B option nerve cell, C option bird eggs, or D option red blood cells. So the correct answer is C option bird eggs. It means कि जो bird eggs होते हैं ये bulkiest cell होते हैं, heavier cells होते हैं. Now students, we will discuss the next MCQ from today's lecture. So the next MCQ is, which of the following solution has relatively more solute? So the options are A option hypertonic, B option hypotonic, C option isotonic, or D option none of them. So the correct answer is A option hypertonic. जो hypertonic solution है इसमें solute की amount ज़्यादा होती है, hypotonic solution में solute की amount less होती है, while isotonic solution में equal amount होती है solute की. So the correct answer is A option hypertonic. So students, आपको इस फॉर्म में MCQs आ सकते हैं. Now students, we will discuss the short question answers from today's lecture. So students, आपको short question किस तरह आ सकते हैं वो हमने डिस्कस करने हैं. Like first जो question है वो क्या है, differentiate between diffusion and facilitated diffusion. So students, इसका आंसर क्या है, like अगर हम डिफ्यूजन प्रोसेस देखें तो डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन दैट इज़ अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. वाइल अगर हम इसका कंपैरिजन करें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के साथ, तो व्हेन अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मूव्स अ सब्सटेंस फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन द प्रोसेस इज कॉल्ड द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ये फर्स्ट डिफरेंस है. सेकेंड डिफरेंस क्या है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ लोअर देन द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. अभी जो डिफ्यूजन का रेट होता है वो लेस होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है ये ज़्यादा स्पीडी प्रोसेस होता है. लाइक द रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज हायर देन द सिंपल डिफ्यूजन. Now students, we will discuss the remaining short question answers from today's lecture. So the next question is, why diffusion is a type of passive transport? So the answer is
It is because a cell doesn't expend energy when molecules diffuse across its membrane. So the diffusion is a type of passive transport, क्योंकि इसमें एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं अक्रॉस दी मेम्ब्रेन. देन स्टूडेंट्स जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन. सो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या है, हाइपोटोनिक solution has relatively less solute, while isotonic solution क्या है, isotonic solutions have equal concentration of solutes. So students आपको इस फॉर्म में short questions आ सकते हैं. Now students at the end we will discuss the long questions from today's lecture. So students आपको long question किस तरह आ सकते हैं, like explain the relationship between cell function and cell structure. So students इसका जो आंसर है वो given है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 67 पे. Then जो next question है वो क्या है, write a note on the diffusion and facilitated diffusion. So students इसका आंसर है given टेक्स्ट बुक पेज नंबर 69 पे. So students आपको इस फॉर्म में long questions आ सकते हैं.